Hello everyone, Johar Jharkhand and welcome to आदर्श क्लासेस। आपके अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जेटेट की बात करेंगे, जो कि नया सिलेबस जो निकल करके आया है हाल फिलहाल में, एक दो दिन पहले ही जो नया सिलेबस JSSC की तरफ से जारी किया गया है। एकदम न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के साथ हम लोग तैयारी को यहाँ पर शुरुआत आज करने जा रहे हैं। और कंटिन्यू 45 दिन का ये जो हमारे पास टाइम पीरियड है, सभी एस्पिरेंट के पास ये जो 45 दिन का टाइम पीरियड है, इसी में हम लोगों को इसको कवर अप करना है। आज का ये पहला क्लास है जो कि आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि SST से रिलेटेड है। इसका पहला चैप्टर इतिहास, प्राचीन भारत, जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, और ये 6 to 8 वालों के लिए है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो आज से हम लोग इस नए शुरुआत को नए सिलेबस के साथ इसको शुरू करने जा रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट की बात होगी। सिलेबस का ये पहला चैप्टर है, सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास पार्ट है उसका ये पहला चैप्टर है, प्राचीन भारत। ठीक है, सो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का एक स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का एक स्रोत है? तो देखिए, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का एक स्रोत है? आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये खारवेल शासक के विषय में जानकारी का एक स्रोत है। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी में 7,826 श्लोक हैं जो तरंगों में संगठित है। तरंगों की संख्या कितनी है? तो राजतरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा लिखित एक पुस्तक है, उसमें कह रहा है जो तरंगे उसमें संगठित है उन तरंगों की संख्या कितनी है? तो 4 है ऑप्शन में, 10 है, 12 है और 8 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन डी यानी कि 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में जो संज्ञान का उल्लेख प्राप्त होता है, वह बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का क्या टाइम पीरियड था, समय क्या था? तो आपसे समय पूछ लिया गया है। तो इसका समय हम कह सकते हैं कि ये 518 में, ऑप्शन ए 518 में ये भारत आया था। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 518 में ये जो चीनी यात्री जो भारत में आए थे। और किस लिए आए थे? ये वो बौद्ध ग्रंथों की खोज में वो भारत आए थे, 518 ईस्वी में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबदीन ने कलहन की राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में यह किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कश्मीर का अकबर कहे जाने वाला कौन है? जैनुल आबदीन। ये भी सवाल बन सकता है कि कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था? जैनुल आबदीन। तो इसकी जो बुक थी राजकलहन की, तरंगिणी जो बुक थी राजकलहन की, उसको फारसी में अनुवाद किया गया था। तो फारसी में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरुल असमार। ये बिरुल असमार के नाम से जाकर प्रसिद्ध हो गया। कौन सी बुक? कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी। ओके, 5वां नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो गुप्तकालीन प्रशासन और नीतियों का उल्लेख कहाँ पाया जाता है, कहाँ से मिलता है हमें देखने के लिए? आपके पास चार ऑप्शन हैं, स्मृति चंद्रिका,
और पराशर माघव और कामंदकीय नीति शास्त्र और नीति शतकम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 का ऑप्शन सी, कामनंदकीय नीति शास्त्र। 6 नंबर है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकॉटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकॉटस कहा गया था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो किसे कहा गया था? आप लोग भी आंसर करिए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉटस कहा गया था। और किसने कहा था? यूनानी लेखक जस्टिन ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया है। तो सामान्यतः यह स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? ठीक है, तो महाभारत ग्रंथ का जहां पर प्रणयन किया गया था उस जगह का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि उस जगह का पर्टिकुलर नेम क्या था। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हिमालय, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम, और तीसरा है काण्वी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जरूर इसमें से आंसर है आपका ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में बद्रिका आश्रम में बैठकर कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं, खास करके एस्पिरेंट को कंफ्यूज करने के लिए, उनका माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर ही सेट करता है। जैसे यहाँ पे एक दे दिया है, सुमेलित कीजिए। पहला है कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है ईशान वर्मा और चौथा है हुडविक। तो हुशविक आपको मैच करना है किसके साथ कौन सा जा रहा है। सो कुमारगुप्त के साथ है मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त के साथ है जूनागढ़ अभिलेख, ईशान वर्मा के साथ है हरहा अभिलेख और हुविसिक का मथुरा अभिलेख। इट मीन्स कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। सब चारों के चारों एकदम अपने ही लाइन में मैच कर रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि इतना ज़्यादा लाइट ना हो, थोड़ा सा लाइट हो गया है, मगर क्या कीजिएगा, स्टूडेंट का काम ही है एडजस्ट करना, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए आप लोग। तो आपका सवाल कह रहा है कि अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मधुबन अभिलेख, माणिक्याला अभिलेख, मथुरा अभिलेख और पुरुष अभिलेख। आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट वन इज द ऑप्शन बी, माणिक्याला अभिलेख से हमें कनिष्क के अभिलेखों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है? भूमिदान का उल्लेख, ठीक है, भूमिदान का उल्लेख कौन से ताम्रपत्र से हमें प्राप्त होता है? बांसखेड़ा एवं मधुबन से, हस्तिन एवं संक्षेप से, पुंडरू या ताम्रपत्र और इंदौर का ताम्रपत्र। कहाँ से प्राप्त होता है हमें भूमिदान का उल्लेख? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हस्तिन एवं संक्षेप से हमें भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता निम्न में से कौन सी है? पहला है स्नानागार, धार्मिक जीवन, फिर है नगर नियोजन और अन्नागार। इन चारों में से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या रही थी? हड़प्पा सभ्यता हम सभी ने पढ़ रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा नगर नियोजन। ठीक है, क्या हो जाएगा? नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन ही उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात लगती है, जिसके बारे में वो परिचित नहीं है, उसे अज्ञात कहते हैं। तो कौन सा ऐसा फसल है जिनके बारे में वो नहीं जानते हैं? ऑप्शन है चावल, कपास, रागी और यव। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। रागी से वो अज्ञात प्रतीत होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? कुंभकारों के, ठीक है, कुंभकारों के भट्टे के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आपका मोहनजोदड़ो और चौथा है लौथल। तो इन सब में से कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा या कालीबंगा? आपको करेक्ट वन चुनना है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए, राइट। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? चंद्र पंचांग, आपका ऑप्शन है हिंदू सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। अब आपको बताना है कि चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की सभ्यता ने चंद्र पंचांग का निर्माण किया था। नाउ द 16 नंबर क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? थोड़ा सा मिस हो गया है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये 15 का आंसर डी नहीं होगा। चीन की सभ्यता का क्यों जिक्र होगा यहाँ पे? ये आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगा, ऑप्शन बी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। चंद्र पंचांग का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था, ठीक है। गलत चीज याद मतलब सही नहीं करने से वो हमेशा गलत तरीके से ही याद हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट करना जरूरी था। चंद्र पंचांग का निर्माण मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसका सही आंसर है। ताम्रपाषाण काल में लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसमें मातृ देवी की पूजा करते थे, हाँ, ऑप्शन डी, मातृ देवी की पूजा करते थे वे लोग। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु क्षेत्र, आपके पास 4 ऑप्शन है, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मेलुहा और सैंधव। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मेलुहा, ऑप्शन सी, मेलुहा। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? मेलुहा था। क्वेश्चन नंबर डी 18, तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? ये जितने भी प्राचीन भारत का इतिहास है ना, आपके सिलेबस में पहले से, इट मीन्स कि जब सिलेबस में पहला ही चैप्टर में ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। कौन जानता है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सवालों में आ जाए, आपके एग्ज़ाम में आ जाए, इसीलिए थोड़ा केयरफुल होकर के पढ़िए। झारखंड में जॉब लेना है तो इस बार थोड़ी कड़ी मेहनत करिए आप सभी लोग, और एकदम अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। तांबे से बनी हुई एक इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना सीखा कब, किस काल में? मानव ने सबसे पहली बार कृषि करना
किस काल में सीखा, आपसे पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, लोह काल और ताम्रकांस्य युग। तो आपको बताना है कि लोगों ने कब इसको शुरू किया था, नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में पहली बार मानव ने कृषि करना सीखा, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आई थिंक कि आप लोगों को शायद मे बी कि क्लियर ना दिखे। हड़प्पा संस्कृति का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और झेलम नदी। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। इसको आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। 20 क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी और ये ठीक नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और 20 के बाद के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।